दोस्तों नमस्कार। आपने चौथी पास राजा की कहानी सुनी होगी। आज मैं आपको एक ढोंगी राजा की कहानी सुनाने वाला हूं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 10 साल पहले और उस राजा ने 31 जनवरी 2014 को पूरे देश के सामने यह कहा था कि हम हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। जनता ने भरपूर सहयोग दिया, पूर्ण रूप से राजनीतिक सहयोग दिया, अच्छे खासे मतों से जिताया। लेकिन नतीजा क्या निकला? 2014 में जो वादे किए गए थे, 2024 अगर मैं आज की बात करूं, 30 जनवरी 10 साल होते होते जो कट्टर ईमानदार राजा था, आज वो भारत में कट्टर भ्रष्ट राजा के रूप में जाना जा रहा है। हकीकत ये है कि उनको 3 बार सम्मन भेजा गया, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने उपस्थित नहीं हुए। उनके 3 करीबी साथी इस समय जेल में हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि कोर्ट में जाके या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने जाके सच्चाई बयान कर सके, ताकि उनके जो दोस्त हैं वो जेल से बाहर आ सके। ये बात हमें समझनी होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जो लिस्ट बताने जा रहा हूं, जो आप उसको सुनेंगे तो आपको भी ताजुब होगा कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति में आज हम टाइम शेड्यूल बना सकते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलता है, उसको सिर्फ 10 साल लगते हैं भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने में। दोस्तों, जो मैं लिस्ट बताने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इस पूरी लिस्ट का मतलब क्या है। ये नाम है भारत के कुछ चंद राजनेताओं के, और जिनको आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। पहला नाम सुरेश कलमाड़ी, आप जानते होंगे, कांग्रेस के एमपी थे पूना से। नितिन गडकरी, बीजेपी के एमपी। सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के। BSY येदुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, HD कुमारस्वामी, P चिदम्बरम, बापी राजू, GK वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कमलनाथ, कपिल सिब्बल, पवन कुमार बंसल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, A राजा, नवीन जिंदल, प्रफुल्ल पटेल, श्री प्रकाश जायसवाल, अवतार सिंह भडाना। दोस्तों, ये वो नाम है जो केजरीवाल ने 31 जनवरी 2014 को जनता के सामने रखे थे और ये कहा था कि ये हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे भ्रष्ट लोग हैं। आज क्या हो रहा है? आज गठबंधन की राजनीति देखिए आप। इन्हीं लोगों के साथ जाके इंडी अलायंस में केजरीवाल साहब हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। जिसको आज तक इन्होंने कोसा, आज उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए। ऐसी क्या मजबूरी थी? शायद मजबूरी ये थी कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन केजरीवाल और उनके साथियों के खिलाफ चल रहे हैं और जिस तरह से घोटालों की बातें सामने आ रही हैं, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि 338 करोड़ रुपए का घपला लगता है और इसकी जांच होनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि केजरीवाल साहब जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने को भी तैयार नहीं है। मजे की बात यह है कि उन्होंने उस समय राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पे यह कहा था कि इन्होंने 500 करोड़ रुपए अपने एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग पे और इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज पे लगाए हैं। थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट में जब RRTS की बात आई थी कि उनको 1100 करोड़ रुपए देने हैं दिल्ली सरकार को, और दिल्ली सरकार ने यह कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें बजट बताइए कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अपने ऊपर कितना पैसा खर्चते हैं अपने नाम चमकाने के लिए, तो पता लगा 1100 करोड़ रुपए
अरविंद केजरीवाल ने अपनी ब्रांड बिल्डिंग, अपनी इमेज सुधारने के लिए टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल किया। ये वो व्यक्ति है जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को ये कहते थे कि इन्होंने 500 करोड़ रुपए अपने इमेज मेकओवर पे लगाए हैं और ये डबल से भी ज्यादा लगा चुके। इसको ही तो कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी होगी दोस्तों, वो ये कि जब इस तरह के घोटालों के आरोप लगाए जा रहे थे, नितिन गडकरी और अरुण जेटली ने जब केजरीवाल को मानहानि का नोटिस भेजा तो ये भागते भागते गए और माफीनामा सबमिट किया कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने बिना सोचे समझे आप पे आरोप लगा दिए। उस समय इनका ये कहना था कि अगर किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगते हैं तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज आरोप की बात छोड़िए, कोर्ट में चार्जशीट है, इनके 3 साथी जेल में हैं, इनमें से 2 मंत्री इनके जेल में हैं, एक राज्यसभा सदस्य जेल में है और इनके अपने करीबी लोग सब जेल में हैं। लेकिन इन्होंने ना तो उनसे इस्तीफा लिया और ना जब खुद पे एलिगेशन की बात आई तो खुद इस्तीफा दिया। किस तरह से दोस्तों भारत की राजनीति में लोगों के मॉरल स्टैंडर्ड्स बदलते हैं, ये हम आज देख रहे हैं। 10 साल के अंदर एक व्यक्ति जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलता था, आज वो कट्टर भ्रष्ट जनता के सामने अपने आप को स्थापित करने में लगा हुआ है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये भ्रष्टाचार, अन्ना हजारे कहा करते थे कि अगर आप राजनीति में जाएंगे तो आपको ये राजनीति की जो कुर्सी है ये भ्रष्ट बना देगी। उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जब आपको भारत के टैक्स पेयर के पैसे पे ऐश करने की आदत पड़ जाती है तो आप किसी भी कीमत पे सत्ता में रहना चाहते हैं। और भारत में जिस तरह से राजनीति है वो काफी महंगी है। दूसरी बात, भारत की राजनीति का एक और उसूल ये है कि अगर आप एक बार जनता की नजरों से ओझल हो गए तो दोबारा जनता आप पे बहुत कम लोगों को वापस लेके आती है। इसका मतलब ये है कि जो लोग एक बार सत्ता में आ जाते हैं वो पैसा इसलिए बनाते हैं कि वो अगला चुनाव लड़ सके, और साथ ही साथ वो पैसा इसलिए बनाते हैं कि अगर दोबारा सत्ता ना भी मिले तो कम से कम इतना साजो सामान इकट्ठा कर लो, इतनी पूंजी इकट्ठी कर लो कि पूरी जिंदगी ऐश से निकल जाए। इसीलिए भारत में राजनीति में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। हमारे यहाँ पे राजनीति सर्विस नहीं है। जैसे बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वहाँ के एमपीज एमएलए तनख्वाहें नहीं लेते हैं। वो ये कहते हैं कि हम सोशल सर्विस करने आए थे, ये हमारा काम है, हमें कोई पर्क्स नहीं चाहिए, हम अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी बात रखेंगे और यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन भारत में पॉलिटिक्स एक कैरियर है, एक पूरी जिंदगी एक कैरियर पॉलिटिशियन पूरी जिंदगी कोशिश करता है कि वो कुर्सी से चिपका रहे और उसके बाद वो चाहता है कि उसकी वंशावली, उसके परिवार से कोई ना कोई उसकी गद्दी संभाले और जनता के पैसे पे जो ऐश चल रही है ये चलती रहे। इसीलिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में हम अक्सर बोलते हैं कि यहाँ पे बगैर पैसे के और बगैर करप्शन के काम नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों इसको सुधारेगा कौन? क्या देश की जनता? क्या देश की जनता ईमानदार लोगों को चुनाव में जिताती है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग, ईमानदार लोग चुनाव में खड़े हुए लेकिन हार गए। इसका कारण क्या है? शायद इसका कारण यह है कि वो ईमानदार लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खांचे में फिट नहीं बैठते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति में जब तक आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आप चुनाव शायद नहीं जीत पाएंगे। और यही कारण है कि जिस तरह से राजनीतिक दलों में उठापटक होती है, जिस तरह से दल बदल की प्रक्रिया रहती है, जिस तरह से लोग बार बार अपने बयानों से पलटते हैं, अपने उसूलों से पलटते हैं और सुविधा के अनुसार राजनीतिक दलों को ज्वाइन करते हैं, ये अल्टीमेटली पॉलिटिकल करप्शन नहीं है तो क्या है? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान की राजनीति से कभी भ्रष्टाचार हटेगा, या ये हमारे जो डेमोक्रेसी है उसका ये बाई प्रोडक्ट है
कि जब तक हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी रहेगी और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी रहेगा, तब तक हमें भ्रष्टाचार को झेलना ही पड़ेगा, या कोई और रास्ता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा, तब हम देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी पार्टियां कितना खर्चा कर रही। पॉलिटिकल एजेंट्स, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स तो खर्चा करते ही करते हैं, लेकिन देश के पैसे को लुटाने का इंतजाम एज ए फ्री बीज के रूप में भी उनके मैनिफेस्टो में दिखेगा। मेरा आपसे निवेदन यह है कि जब भी आप इलेक्शन मैनिफेस्टो देखें या पढ़ें, उसमें आप जनता की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज को यह सवाल करें कि जो आपने वादे किए इसका पैसा कहां से आएगा। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, आप लोगों को धोखे में रखा जाएगा। नुकसान आपका और हमारा है। पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आएंगे, टैक्स पेयर के पैसे पे ऐश करेंगे, और अगर अगली बार नहीं भी जीते तो टैक्स पेयर के पैसे से पेंशन तो फिर भी मिलती रहेगी। तो एक बार कुर्सी हाथ आ जाए, फिर पूरी जिंदगी उनको ढोने की जिम्मेवारी भारत के टैक्स पेयर्स की है। आपको क्या लगता है, क्या ये देश हित में है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।